भाई इसे बोलते हैं ना एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा। अगर नाइट 1 में ये रिजल्ट मिले हमें तो नाइट 2 में क्या होगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त क्रिक टॉक से। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम सब बात करने वाले रेसलमेनिया के नाइट 1 के बारे में। जी हाँ, जो WWE का इस साल का रेसलमेनिया 41 है का नाइट 1 था आज। और क्या ही ये नाइट 1 गया है। सीधा शुरुआत करते हैं इस नाइट 1 की जे ऊसो वर्सेस गुंथर के मैच से दिखाना शुरू कर देते। एक के बाद एक वो चॉप्स मारते जे को, फिर उसके बाद जे भी काउंटर करते। थोड़ा ये डिसेंट मैच था, लेकिन इसकी जो एंडिंग थी जे उस भी निकाल दिए जिसमें लिखा है वर्ल्ड हैवी हीट चैम्पियन। तो जी हाँ, आप इसको भी जाकर WWE शॉप से ख़रीद सकते हो। इसके बाद मैच आता है वॉर रेडर्स वर्सेस द न्यू डे, यानी कि कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स वर्सेस आइवार एंड एरिक का। और जिसमें न्यू डे टारगेट करती है एरिक की जो नेक होती है उस पर, क्योंकि आप लोग को पता होगा एरिक जो है वॉर रेडर्स के, वो कुछ समय पहले इंजरी से गुजरे थे, जो कि उनकी नेक इंजरी थी और उससे उनका करियर भी ख़त्म हो सकता था। तो उसी चीज़ को इन लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आइवार को टैग मिलता है वो आके अपने हाई रिस्क मूव करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरीके से उन वॉर रेडर्स का जो तगड़ा रेसलिंग स्टाइल है वो दोनों यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। लेकिन न्यू डे अपना हील टैक्टिक यूज़ करती है और इसी के साथ न्यू डे बन जाते हैं हमारे न्यू WWE टैग टीम चैम्पियंस। लेकिन मेरी माने जिस तरह से स्टोरी लाइन चल रही थी उतना तो किसी को इस मैच में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन जब से न्यू डे का हील टर्न हुआ है, उन्होंने जब से बिगी पर टर्न करा है, उसके बाद से उन्हें एक बड़ी चीज़ की ज़रूरत थी। और आज उन्हें रेसलमेनिया में उनका ये मोमेंट मिला है जहाँ पर वो एज चैम्पियन बने हैं, एज अ हील सुपरस्टार। तो अब देखना होगा आगे इनकी स्टोरी लाइन कैसे प्रोग्रेस करती है। फिर इसके बाद मैच था नेओमी वर्सेस जेड कारगिल की। और नेओमी अपने एक न्यू थीम सॉन्ग के साथ एंट्रेंस करती है और उसी के साथ जेड कारगिल भी आती है। रेसलिंग वाइज तो जेड कारगिल हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है, लेकिन यहाँ पर यूएसए की क्राउड कुछ ज़्यादा ही डेड बिहेव कर रही थी पहले तीनों मैचों में। जो भी हुआ एकदम से मुझे तो नींद। इसके बाद जो मैच आता है यहाँ से जो शो है उसकी टोन सेट होना शुरू हो गई, जो बोलते हैं माहौल बनना शुरू हो गया। और फैंस भी यहाँ से एकदम से एंटरटेन एनर्जेटिक होने लग गए, क्योंकि ये मैच था LA नाइट वर्सेस जेकब फाटू के बीच में, जहाँ पर LA नाइट कौन से तो कार में वो अपना एंट्रेंस करते। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, अगर आपको पता रहेगा तो कमेंट कर देना। और उसी के साथ जेकब फाटू एक समोअन वुल्फ, जो उन्हें बोला जाता है समोअन वेयर वुल्फ, तो वो एक वुल्फ वाला वो मास्क पहन कर आते एंट्रेंस में। और उनके साथ होते उनके चमचे, यानी कि सोलो सिकोवा। देख रहे हो, सोलो सिकोवा को जेकब फाटू का चमचा बोल रहा हूँ मैं। और कुछ समय पहले वो सस्ते ट्राइबल चीफ थे, तो कितने बुरे दिन आ गए सोलो सिकोवा के। लेकिन ये मैच भी बहुत अच्छा था। इसकी जो रेसलिंग क्वालिटी होती है वो भी टॉप नॉच थी, मतलब बहुत अच्छी थी। और दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को तगड़ा फाइट दे रहे थे। लेकिन लास्ट में समोअन वेयरवुल्फ यानी कि हमारे जेकब फाटू ने पिन कर दिया LA नाइट को अपना फिनिशर लगाकर। और उसी के साथ वो बन चुके हैं WWE के न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन। इसके बाद जो मैच होता है वो होता है एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस रे फिनिक्स का। जी हाँ, रे फिनिक्स रे मिस्टीरियो को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि रेसलमेनिया के पहले पता चलता है कि रे मिस्टीरियो इस मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वो फिट नहीं है। तो रे फिनिक्स उन्हें रिप्लेस करते हैं। और रे मिस्टीरियो की जगह पर जब रे फिनिक्स आए तो दोनों ही एक मैक्सिकन रेसलर है, दोनों का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। लूचा लिब्रे का इनका जो बैकग्राउंड है, तो वो एक अलग ही इस रेसलिंग मैच में एक अलग ही क्वालिटी देता है। ठीक उसी तरह चैड गेबल, सॉरी एल ग्रांडे अमेरिकानो, मतलब चैड गेबल तो नहीं थे वो, एल ग्रांडे अमेरिकानो के लिए भी लोग बहुत इंटरेस्टेड लग रहे थे वहाँ पर। सबको लग रहा था कि वो ही ये मैच हार जाएंगे और शायद से उनका मास्क रिवील हो जाएगा कि यही चैड गेबल है। लेकिन WWE ने इस चीज़ को अभी के लिए बचा के रखा है। उन्होंने रे फिनिक्स को यहाँ पर उनकी पहली रेसलमेनिया मैच में एक
लूज थमा दिए। एल ग्रांडे अमेरिकानो को एक विक्ट्री मिली है। बहुत ही बढ़िया ये मैच था, बहुत ही मज़ा आया देखकर। ये स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छे से बिल्ड है। अब देखते हैं WWE इसको कितना स्ट्रेच करती है, लेकिन काश यहाँ पर चैड गेबल को भी रेसलमेनिया में एक मैच मिलता। इसके बाद आता है इस शो का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच, जिसको मतलब लोग देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ये था टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैच। और ये मैच इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो राइवलरी इन लोग ने इतनी पर्सनल कर ली थी। टिफनी ने शार्लेट के जो 3 डिवोर्स उसको मेंशन कर दिया था। शार्लेट ने भी जो टिफनी के बॉयफ्रेंड है उनके बारे में बोल दिया था, और बहुत सारी पर्सनल हो गई थी। तो लोगों को देखना था कि इस मैच में क्या रिज़ल्ट आता है। और वैसे ही यहाँ पर शार्लेट भी अपना एक शानदार एंट्रेंस करती है, जैसा कि वो हमेशा ही करती है। उसके साथ टिफनी स्ट्रैटन भी एक बारबी डॉल के थीम बेस्ड में अपना एंट्रेंस करती है। उसके बाद जो ये मैच शुरू होता है, मैच शुरू होते ही शार्लेट सीधा टिफनी पे अटैक करना शुरू कर देती है। टिफनी को थोड़ा भी टाइम नहीं देती है काउंटर करने का। लेकिन जैसे तैसे मैच आगे प्रोग्रेस होता है, वो धीरे धीरे टिफनी कमबैक करती है और अपना हाई रिस्क मूव और अपना जो भी उनकी स्पेशल स्किल्स है इन रिंग, वो सब दिखाती है। दोनों ही जो रेसलर्स है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करते। तो टर्न बकल होता है, वहाँ पर टिफनी के पैर फंसाकर उन्हें मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाती है क्योंकि लास्ट में विक्ट्री मिल जाती है टिफनी स्ट्रैटन को और वो अपना टाइटल रिटेन कर लेती है। और हाँ, शार्लेट ने अपनी एंट्रेंस में एक रोल्स रॉयस भी यूज़ की थी, जो कि हमारे डॉली चाय वाला के से उधार मांगी थी। और अब हम बात करते हैं हमारे शो का मेन इवेंट, और इस वीडियो का भी मेन इवेंट, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस और CM पंक के बारे में। और क्या ही स्क्रीन ब्लैक हो गई, पूरी हमारी अरीना की पूरी लाइट बंद हो गई। और उस समय जब लाइट वापस आई तो मैच फिर शुरू होता है। और मैच शुरू होते ही CM पंक पहले ही रिंग से बाहर निकल जाते हैं और अपने वाइसमैन के पास जाकर, अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाकर, जो कि फॉर्मर वाइसमैन थे रोमन रेंस के, उनके कान में कुछ बोल रहे होते और रोमन रेंस की तरफ देख के बोल रहे होते। और रोमन रेंस ये देख के काफ़ी ही गुस्सा हो जाते और वो ये गुस्सा सीधा सेथ रॉलिंस पे निकालने लगते। और ऐसे ही ये मैच शुरू हो जाता है। और तीनों ही सुपरस्टार ने हर एक टाइम पे ये मैच में डोमिनेट किया है। सेथ रॉलिंस और CM पंक तो सीधा फैंस के बीच में क्राउड में जाके लड़ने लग गए थे, एक दूसरे को ट्रैश कैन से मार रहे, स्टील चेयर से मार रहे, बहुत कुछ कर रहे। फिर एक मोमेंट आता है जहाँ पर रोमन रेंस, जब पंक और रॉलिंस क्राउड से वापस आ रहे होते तो उनके ऊपर एक डाइव मारते, बहुत अच्छी डाइव थी वो। क्राउड भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व था। दिस इज़ ऑसम के चैंट लग रहे थे और बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक लग रहा था ये क्राउड, जो शुरुआत में एकदम बकवास था, लास्ट में उसने ठीक परफॉर्मेंस भी देने लग गई क्राउड ने। फिर लगने लगा कि हम रेसलमेनिया का भी मैच देख रहे हैं, वरना स्टार्टिंग में तो क्राउड पूरा ही डेड था। उन्होंने सेथ रॉलिंस को पहले चोक आउट करने की कोशिश की, फिर CM पंक को चोक आउट करने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई भी चोक आउट नहीं हुआ। उसके बाद एक ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन देखने मिलता है हमें, जहाँ पे पंक रोमन रेंस को टैप आउट कराने की कोशिश करते, पीछे से सेथ रॉलिंस आके शार्प शूटर लगा देते यहाँ पर पंक को, और फिर वापस से रोमन रेंस आके अपना वो अपना चोक करते हैं, वो करने की कोशिश करते सेथ रॉलिंस को, लेकिन तीनों ही नाकाम रहते। उसके बाद एक ऐसा क्या ज़बरदस्त एंडिंग थी ये, एकदम स्टोरी लाइन में जिस बंदे को ये एक फेवर चाहिए था वाइसमैन से, यानी कि आपने जब मंडे नाइट रॉ देखा होगा, वहाँ पर CM पंक को मारने के बाद सेथ रॉलिंस ने बोला था नाउ यू ओ मी अ फेवर, और ये फेवर यहाँ पर अभी तक यूज़ तो नहीं हुआ, लेकिन सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन का अलायंस बन चुका है। और इसी के साथ सेथ रॉलिंस का हील टर्न भी हो चुका है।
रोमन रेंस और CM पंक दोनों ही शॉक थे ये रिजल्ट आने के बाद। बहुत ही मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लाइन थी। अब देखना होगा आगे क्या होता है। कल रेसलमेनिया का नाइट 2 है जहाँ पर इससे भी बड़े बड़े मैचेस है। कोडी रोड, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन का ओपन चैलेंज और बहुत सारे मैचेस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही क्रिकेट और WWE से रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।